नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह तक के बारे में बात कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस सीरीज़ में वो है देवलाली दानापुर किसान रेल के बारे में। आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा टारगेट है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाए। इस वजह से सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो स्पेशल किसान रेल चलाई जा रही है उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। इस वजह से जो हमारे किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा एक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसानों के द्वारा हमारे ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता है जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे दूध है, मांस है, मछली है। तो इन चीज़ों को उत्पादन के स्तर से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हमें जल्दी से चीज़ों का मूवमेंट करना होगा, अदरवाइज़ वो वस्तु खराब हो जाएगी और किसानों का नुकसान होगा। इस वजह से सरकार ने इस तरीके की एक पहली ट्रेन चलाई देवलाली से दानापुर के बीच। कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से दानापुर के बीच। किसके द्वारा? हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। डेट क्या है? 7 अगस्त 2020। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 7 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर के बीच पहले किसान रेल चलाई गई। ठीक है। 2020-21 के बजट में भी इस तरीके की एक सप्लाई चेन बनाने की घोषणा की गई थी। सप्लाई चेन का मतलब उत्पादन के स्तर से उपभोक्ता तक के बीच जो आपूर्ति है उसको मजबूत बनाना। ठीक है। और यह जो ट्रेन है 1519 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंची। अब इसमें आप देखें जो दो स्थान हैं देवलाली और दानापुर, ये कहाँ पर है? देवलाली आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक छोटा सा हिल स्टेशन है। और दानापुर कहाँ पर है? बिहार राज्य के पटना जिले में एक नगर है। ठीक है। तो ये हो गया पहली ट्रेन। अब देखें दूसरी ट्रेन कहाँ से चली? तो जो दूसरी किसान रेल है वो बरौनी से टाटानगर के बीच चली। बरौनी से टाटानगर। बरौनी कहाँ पर है? बिहार में। और टाटानगर कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है। तो आपको इन दो ट्रेनों की कहाँ से कहाँ तक चली ये चीज़ें याद रखनी है। और दूसरी ट्रेन कब चली? 13 अगस्त 2020 को। पहली ट्रेन कब चली? 7 अगस्त 2020 को। इसमें से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के बारे में है। ये इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये जल को बचाने के लिए एक सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा ये किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मंदिर मस्जिद विवाद था ज़मीन को लेकर के, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एक बात ये भी थी कि श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन होगा। इस वजह से एक ट्रस्ट का गठन किया गया। इसको स्वीकृति प्रदान की गई 5 फरवरी 2020 को कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। उस ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। न्यास का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। ठीक है। तो और इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में जो प्रस्तावित भगवान श्री राम का मंदिर है उसके निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? देश के प्रतिनिधि, देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया। ठीक है। ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है इसकी पहली बैठक कहाँ होती है? इसकी पहली बैठक होती है नई दिल्ली में। कब होती है? 19 फरवरी 2020 को। ये जो ट्रस्ट है इसमें कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। और एक जो मेंबर होगा वो सदैव दलित समाज से रहेगा। ठीक है। उन्हें निकाला नहीं जा सकता। और दूसरी बात कि ये जो ट्रस्ट है मंदिर से जुड़े हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यही ट्रस्ट डिसाइड करेगा कि मंदिर कैसे बनेगा, मंदिर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ये दान भी ले सकता है, चाहे तो ऋण भी ले सकता है। ठीक है। और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं सब कुछ का डिसीजन कौन करेगा? ये ट्रस्ट करेगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। हालांकि जब वो ट्रैवल करते हैं मंदिर के संदर्भ में तो उनके जो ट्रैवल का खर्च है वो कौन उठाएगा? ट्रस्ट उठाएगा। जो सभी ट्रस्टी हैं मिल करके एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। तो इस समय अध्यक्ष कौन है? इस समय अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास न्यास के अध्यक्ष हैं। ठीक है। जो निर्मोही अखाड़ा से संबंधित हैं। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास
ठीक है। और आपको पता होगा कि ये अभी कोविड पॉजिटिव भी थे, हालांकि ट्रीटमेंट के बाद अब ये ठीक हो चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? नृत्य गोपाल दास। ठीक है। जबकि महासचिव के पद पर कौन है? चंपत राय। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के भी इसमें एक प्रतिनिधि के रूप में पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को शामिल किया गया है। ठीक है। मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है, नृपेंद्र मिश्र को। बाकी यहाँ पर जो ट्रस्ट के बाकी मेंबर हैं उनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में क्या है? अब ये समझ में ही आ रहा है कि जो वर्तमान की समस्याएं हैं उनको कैसे आईटी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्व किया जाए, उसी से रिलेटेड ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता है भारत में। ये एक भारत में एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें क्या किया जाता है? छात्रों के द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, नए नए विचारों को लाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए विवश किया जाता है, ताकि वो नए तरीके से सोचें, जो वर्तमान की समस्याएं हैं उन्हें आईटी के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें दो चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हैकाथॉन सॉफ्टवेयर, हैकाथॉन हार्डवेयर। चलिए कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। ये कब संपन्न हुआ? 4 अगस्त 2020 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। ठीक है। और इसमें किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकाथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त को संबोधित किया था। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, 1 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था और 4 अगस्त को इसका ग्रैंड फिनाले होता है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न सरकारी निजी संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए भारत के छात्रों के द्वारा विश्व स्तरीय समाधान प्रदान करना होता है। ठीक है। चलिए, इसका मुख्य विषय थीम क्या था? यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं, कोई विचार बहुत छोटा नहीं। नो प्रॉब्लम इज़ टू बिग, नो आइडिया इज़ टू स्मॉल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं कि आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होती है? अब ये मेंस का भी आपका सोशल जस्टिस में टॉपिक बनेगा, हो सकता है इंडियन सोसाइटी में तो मुश्किल है, लेकिन सोशल जस्टिस से ये रिलेटेड है टॉपिक, वहाँ से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है वो किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार देती है। ठीक है। तो इस संदर्भ में हमारे देश में जो पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी वो 1968 से की गई थी। ठीक है। 1968 में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई। उसके बाद दूसरी 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तीसरी 2020 में इसको सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। क्लियर? अब आइए बात करते हैं इसके प्रावधानों के बारे में। अभी तक हमारे देश में कैसा सिस्टम चल रहा था? 10+2 व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब इस 10+2 को ख़त्म करके अब 5+3+3+4 की व्यवस्था को लागू किया गया। ये क्या है? 5+3+3+4। आइए बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा? 5 साल तक ये जो 5+3+3+4 है, ये क्या है? ये एज है। ठीक है। जो प्रारंभिक 5 वर्ष होंगे उसमें बच्चा कहाँ पढ़ेगा? जिसको हम बोलेंगे आधारभूत, 5 साल तक। उसके बाद प्रारंभिक एजुकेशन जो कि 3 साल तक चलेगी, फिर मध्य एजुकेशन 3 साल तक और फिर माध्यमिक 4 साल तक, उसके बाद हायर एजुकेशन। ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जो 5 साल तक बच्चा रहेगा वो कहाँ पर पढ़ेगा? आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, जिसको प्री स्कूल का नाम दिया गया है। प्री स्कूल या बाल वाटिका या आंगनबाड़ी। ठीक है। अभी तक हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐसी चीज़ों का प्रावधान नहीं था। तो बच्चे, जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजा करते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी हर जगह, ये सरकारी और प्राइवेट हर जगह लागू होगा ये नियम कि बच्चों को आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में रहना पड़ेगा 5 साल में 3 साल तक बच्चा। ठीक है। प्री स्कूल में रहेगा। अब जब वो 6 साल का होगा, मतलब 5 साल कंप्लीट कर चुका होगा, 6ठे में वो एंट्री करेगा, तो बच्चे को क्लास 1 में प्रवेश मिलेगा। फिर वो अगले 2 साल तक कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूरी करेगा। ठीक है। तो 5 साल का हो गया बच्चा। अब आगे देखें, जो अब उसका नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बता दिया।
जब वो 6 और 7 साल का हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 5 साल तो वो आंगनबाड़ी में रहा, उसके बाद 6 और 7, अब अर्थात 7 साल की उम्र में वो क्लास 2 पास कर चुका होगा। इसके बाद जो अगला चरण आता है, इसमें क्लास 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, उम्र हो जाएगी उसकी 8 से 11 के बीच में, और फिर वो 6 से 8 की पढ़ाई करेगा, तब तक उसकी उम्र हो जाएगी 11 से 14, और फिर 14 से 18, अर्थात जो इंटर तक की पढ़ाई है वो 14 से 18 के बीच में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। देखिए, वर्ष 2030 तक टारगेट रखा गया है कि जो 100% सकल नामांकन अनुपात उसको हम हासिल कर लें, अर्थात हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से एजुकेशन में शामिल हों। ये टारगेट कब तक रखा गया है? 2030 तक, कि जो भी बच्चे हैं उनका स्कूल में नामांकन 100% होना ही चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो हायर लेवल पे एजुकेशन है उसमें बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में वो पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं। तो इसमें एक अच्छा विकल्प दिया गया कि अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है तो उसकी जो पढ़ाई है वो नुकसान नहीं जाएगा उसमें। कैसे होगा? अगर आप 1 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा, 3 साल का कार्यक्रम के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी, और सपोज 4 साल का है तो इसके बाद 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है आज जैसे BA है, BSc है, BTech है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। जैसे BSc है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर आप BSc भी करते हैं तो आपको सोशल जो साइंसेस हैं उनको भी लेने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये जो अभी एक अलग अलग स्ट्रीम चल रही थी वो स्ट्रीम का प्रावधान खत्म हो जाएगा। ठीक है, PhD करने के लिए क्या होगा, आपको या तो MA करिए, MA के बाद रिसर्च करिए, फिर आप PhD कर सकते हैं। या अब इसमें पहले एक तरीका अभी तक होता था कि MA करिए, फिर MPhil करिए, फिर PhD करिए, तो MPhil को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, MPhil कार्यक्रम जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर है कि जो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात है उसको 2018 के 26.3% से बढ़ा करके 2035 तक कितना करना है? 50% करना है। अर्थात हायर एजुकेशन में ऐसा होता है कि बच्चे हाई स्कूल, इंटर तक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं और वो हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं, तो इसको हमें क्या करना है? 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। याद रखना है, ये जो प्रावधान है, पूरी जो हमारी नई शिक्षा नीति है, ये किस समिति की अध्यक्षता, किस समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया? तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आप याद रखें, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हम GDP का बहुत ही कम हिस्सा अपने एजुकेशन पे रखते हैं। इसके अलावा जो हमारा HRD मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, उसको ख़त्म करके शिक्षा मंत्रालय के नाम से उसको बदल दिया जाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको ख़त्म करके शिक्षा मंत्रालय के रूप में उसे पुनर्नामित किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें। भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है। सोशल जस्टिस के टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि ये महिलाओं के साथ अभी तक सेना में असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद महिलाओं को सेना में पुरुषों के बराबर दर्जा मिला। क्यों? क्योंकि अभी तक जो महिलाएं थीं उनको स्पेशली डॉक्टर और नर्स तक ही सीमित रखा गया था। ठीक है, उन्हें डॉक्टर और नर्स तक ही सीमित रखा गया था, उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उन्हें हर क्षेत्र में, चाहे वो यहाँ पर देख सकते हैं एयर डिफेंस हो, सिग्नल्स हो, इंजीनियर्स हो, आर्मी एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, हर जगह पर उन्हें वरीयता अर्थात उन्हें शामिल किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही था, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे चलें। मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना, मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना, देखिए यहाँ इसकी शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2019 को राज्यों की साझेदारी के साथ ये शुरू किया गया था। कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन। देखिए 2 मिशन चल रहे हैं भारत में, 2 मिशन, एक स्टेट के लिए स्पेसिफिक और एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, जिसे हम जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2024 तक
चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। इसका उद्देश्य है कि हर घर को 2024 तक पाइप के द्वारा पानी प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मणिपुर में इस परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो आपको याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो टारगेट है वो 2024 है। ठीक है, और यहाँ पर जो मणिपुर में ये परियोजना चल रही है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है। और मणिपुर ने टारगेट बनाया है कि हम 2024 से पहले ही 2021-22 तक ही 100% कवरेज प्राप्त कर लें। 2024 राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले ही 2021-22 तक अपने सभी लोगों को पाइप के द्वारा जल पहुँचा दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुपोषित माँ अभियान के बारे में है। माँ का सुपोषण बहुत ज़रूरी होता है माँ के हेल्थ के साथ साथ बच्चे के लिए, क्योंकि अगर माँ कुपोषित है तो उसे जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास और शारीरिक विकास क्या होगा? ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकार के द्वारा सुपोषित माँ अभियान चलाया गया। हालांकि ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों पर। बहुत सी योजनाओं का लाभ महिलाओं को नहीं मिलता। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इसकी रियलिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा मामा साह मंडी परिसर कोटा राजस्थान से सुपोषित माँ अभियान प्रारंभ किया गया। कहाँ से प्रारंभ किया गया? राजस्थान से। शुरुआत किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। और उस समय कौन मौजूद थी? स्मृति ईरानी। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान कोटा से शुरू किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। ये जो किट आएगी वो बेच लिया जाएगा। ठीक है, और जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है उसको आप बखूबी समझते होंगे। ऐसी कितनी भी योजनाएं माँ और बच्चे के लिए चल रही है और किशोरियों के लिए चल रही है, लेकिन कितनी किशोरियों को ये चीज़ें मिल पाती हैं? तो आंसर होगा 0। ठीक है, 1-2% को मिल भी जा रहा होगा तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी 1000 गर्भवती महिलाओं को। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, बाद में इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये जो किट होगी उसमें क्या क्या होगा? गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, मूंगफली, देसी घी, भुने हुए चने और अन्य पोषक आहार शामिल होंगे। ठीक है, और एक परिवार से एक ही गर्भवती महिला को इसमें शामिल किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज़ आपको पसंद आई। इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।